Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. और कल मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन पढ़ाया था, डांसिंग रेजोनेंस बता दिया और ब्रिज हेड एटम कार्बन यानी ब्रिज कंपाउंड वो भी बता दिया कि कहाँ अनस्टेबल होता है। तो ब्रिज हेड एटम पे sp2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन कहाँ होता है और डांसिंग रेजोनेंस से हमें लेना देना है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने रेजोनेंस और हाइपर और इंडक्टिव का यूज करना सीखा हमने, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक बच गया है वो एसिड और बेस बच गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस। मैंने एसिड बेस निकालने के लिए बताया था लेकिन उसमें ऑर्थो इफेक्ट वगैरह नहीं बताया था, तो उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो हेडिंग डालो एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं बेसिक नॉलेज आपको बता दिया हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में पीके के या थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पहले हेडिंग डाल लो एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करना है, ठीक है। कोई भी एसिड है HA, जब ये टूटता है पार्शियल ब्रेक होता है H प्लस और A माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। इसका K निकालते हैं हम, आयनिक एग्रीगेट में K हमने सीखा है निकालने के लिए। तो A माइनस और HA। H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। H प्लस अगर ज्यादा होगा तो Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो H प्लस का ज्यादा होना मतलब Ka का ज्यादा होना, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके ऊपर हम pK निकालते हैं। तो pK का मतलब क्या होता है, pK P का मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10 और pK का मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Ka, ठीक है। तो ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा निगेटिव में लॉग क्या आएगा, उतना ही कम आएगा। यानी pK का वैल्यू जितना कम आएगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा बात करते हैं। अगर H प्लस जितना ज्यादा होगा तो pH तो P का मतलब क्या होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही pH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी pH का कम होना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यानी pH जितना कम होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। आप pH स्केल पर देखे भी हो, pH स्केल पे जितना pH कम होता है, जितना pH कम होता है उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होना तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, Ka का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। pK का वैल्यू कम होगा, क्यों कम होगा यहां बताया मैंने, क्योंकि P का मतलब होता है, P एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू होता है माइनस लॉग बेस 10। pK जितना कम होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और pH जितना कम होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा होना तो क्या क्या बोल सकते हैं हम, H प्लस का ज्यादा होना, Ka का वैल्यू ज्यादा होना, pKa का वैल्यू कम होना, pH का वैल्यू कम होना, तब हम बोलेंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये नोट डाउन कर लेना आप, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बरोबर है। तो एक के H प्लस ज्यादा होगा तो K ज्यादा होगा, pK कम होगा, pH ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, ओके। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाए। तो देखो ये लूज किया तो ये क्या बना, कंजुगेट बेस, ये एसिड है
तो अरनियस के अकॉर्डिंग H+ जो लूज करता है एसिड होता है, तो ये कंजुगेट बेस बनता है। कंजुगेट बेस, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये एसिड ये जितना स्टेबल होगा, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही ये H+ जल्दी से रिलीज करेगा, क्योंकि यहां से यहां उसका अगर सफर तय करना है तो उसको यहां पर आने के लिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, तभी H+ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिलीज होगा। यानी जब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तब हम कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाए, कैसे चेक करें हम? तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप वहां से H हटाओ और A- बनाओ, तो हमें चेक करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, इस कंजुगेट बेस का हमें स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। पूछो क्यों? तो ये यहां पर ये स्टेबल है, अब ये बना तो ये A- क्रिएट हो गया, तो यहां से यहां का सफर तय करना तभी होगा जब ये अपने आप को स्टेबल फील करेगा, तभी अपने H+ को रिलीज करेगा। अगर वो H+ को रिलीज करके स्टेबल फील नहीं करेगा तो जल्दी से H+ को रिलीज नहीं करेगा, और जल्दी से H+ को रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ H+ की कंसंट्रेशन को बताता है। तो H+ की कंसंट्रेशन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। तो हम ये सोचेंगे कौन सा H+ को ज्यादा से ज्यादा रिलीज किया है, तो यहां से यहां आने के लिए इसका स्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो हमारा इस टॉपिक में ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इस टॉपिक में हमारा की पॉइंट दो ही है। पहला की पॉइंट क्या है हमारा, कि H+ का ज्यादा होना, एसिडिक ज्यादा होना, Ka का ज्यादा होना, एसिडिक ज्यादा होना, pKa का वैल्यू कम होना, एसिडिक ज्यादा होना, pH का वैल्यू कम होना, एसिडिक ज्यादा होना। अब कैसे चेक किया जाए? तो चेक करने के लिए आप उसको पहले क्या करोगे, उसमें से H+ निकालोगे और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। दूसरा की पॉइंट ये है हमारा, ठीक है? तो दोनों हमारा यही मेन हमारा टारगेट रहेगा कि हम कैसे चेक करें, कैसे देखें। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम कंजुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है? तो हम पहला पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर फिनॉल, हम फिनॉल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? हम फिनॉल के लिए पढ़ते हैं, फिर बेंजोनोइक के लिए पढ़ेंगे। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने एक फिनॉल ले लिया, ठीक है? तो पहला एग्जांपल नंबर 1, ये हमने ले लिया फिनॉल, ओके? अब इस फिनॉल पे हमने यहां पर लगा दिया NO2, बराबर है, और यहां पे लगा दिया हमने, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हमने लगा दिया OH, चाहे OCH3 लगा दिया हमने, OCH3, ठीक है? और यहां पर हमने OH और यहां लगा दिया CH3, ठीक है? तो अब हमारे को एग्जांपल दिया हो A, B, C और D। अब बताओ मेरे को सीक्वेंस किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इन चारों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? इस चार में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? सिद्धांत, जैस। चलो अब देखते हैं कैसे चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका कंजुगेट बनाना है। कंजुगेट मतलब इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। तो जब भी तुम अगर एसिड को कंपेयर करो, तुरंत H+ को बाहर निकाल दो वहीं से, क्योंकि ये इसका कंजुगेट है। क्योंकि हमने स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को चेक करना है, तो हम पहले कंजुगेट बेस बनाएंगे। तो जहां भी होगा उसका H को रिलीज कर दो, क्योंकि रिलीज करने के बाद ही चेक किया जाता है। अब हमने रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने के बाद अब हम चेक करेंगे क्या है इसके पे। तो जो ग्रुप लगा हुआ उसके बारे में हम सोचेंगे। क्या सोचेंगे? देखो, अब इसमें हमें स्टेबिलिटी देखना है। अब हमें इसमें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। जो इसमें स्टेबल होगा वही जल्दी से यहां से यहां आना चाहेगा। जो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा वही यहां से यहां जल्दी आना चाहेगा।
अब इसमें हमें चेक करना है इसका स्टेबिलिटी। तो अब समझ में आ गया होगा कि हाँ स्टेबिलिटी अब कैसे चेक किया जाए स्टेबिलिटी। तो देखो ये है NO2 और ये NO2 के बारे में हम क्या जानते हैं, बार आप ध्यान रखो, एक बार कर करिए, बार बार हाँ। यहां पर NO2 लगा हुआ है, तो NO2 लगा हुआ है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो खींचेगा तो ये क्या होगा, -m होगा, -m से खींच रहा है। अब यहां पर लोन पेयर है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, किससे देगा, +m से देगा। अब यहां से याद रखना ये CH3 है। अब मैंने आपको बताया था CH3 के बारे में कि CH3 है, यहां से एक H+ लूज होगा और यहां पर क्या लगेगा, माइनस, और ये H+ बाहर चला जाएगा। अब यहां पर डबल, सिंगल और निगेटिव ये रिजोनेंस होगा, तो यहां जब रिजोनेंस होगा तो यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां माइनस होगा, यानी ये इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और ये हाइपर से ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, यानी +H है ये, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कर रहा है क्योंकि यहां निगेटिव है, तो ये +H है, ये है +H, इसको +H देने, ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, ठीक है। ये यहां से खींचने का काम करेगा, ये इसको देने का काम करेगा। यहां कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब यहां पर हम ये चेक करेंगे कि ये परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इसकी परेशानी दूर कौन कर रहा है, तो देखो ये खींच रहा है तो ये परेशान, इसकी परेशानी को ये दूर कर रहा है। ये उल्टा और इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये और परेशान होगा, ये दे रहा है तो ये और परेशान होगा। तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन है, बी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल बी है। अब ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ए है। अब बात करें ये परेशान कर रहा है, ये भी परेशान, लेकिन परेशानी किसको ज्यादा बोलेंगे, तो रिजोनेंस में और हाइपर में किसको चुनेंगे, ज्यादा परेशान कौन कर रहा है, ये ज्यादा परेशान कर रहा है, ये कम परेशान करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कम देगा, इसको देगा लेकिन रिजोनेंस के थ्रू ज्यादा देगा और हाइपर के थ्रू कम देगा। तो कम देगा तो ये परेशान थोड़ा कम होगा, यानी कि हमारा डी होगा फिर सी होगा, तो BADC हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत जनों ने भेजा भी है BADC, बराबर है। तो इस तरह से हमें आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज ध्यान देना, और एक चीज क्या ध्यान दोगे, यहां जो ग्रुप मैंने लगाया है वो इसके पैरा पोजीशन पर लगाया है, क्योंकि आज हम ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो यहां जो हमने ग्रुप लगा के चेक कर रहे हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा के चेक कर रहे हैं, सॉरी पैरा पोजीशन पर लगा के चेक कर रहे हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सीक्वेंस में, ये फिनॉल वाला ही, अब फिनॉल वाला ही क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, अब पोजीशन पे दे रहा हूं। अब यहां जो क्वेश्चन का लॉजिक था वो ग्रुप पे था, कौन +M है कौन -M है, तो यहां पर पोजीशन के ऊपर था, ग्रुप के ऊपर था, कौन ग्रुप कहां है। अब यहां पर OH है, अब यहां जो OH है, अब यहां ध्यान देना कि अब मैं ग्रुप को चेंज कर रहा हूं, यहां मैं NO2 लगा रहा हूं एक ग्रुप में, ठीक है, और एक एग्जांपल में मैं केवल फिनॉल ले रहा हूं, ये फिनॉल, और यहां पर यहां OH और मैं यहां लगा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं ऑर्थो पे लगाया और मेटा पे लगाया, पैरा पे अभी नहीं लगा रहा हूं, उसको अभी लगा के मैं दे रहा हूं। पहले आप मुझे बताओ A, B और C में ज्यादा से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा A, B, C में, सीक्वेंस बताओ सारे। A, B, C में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, O- और यहां पर O- NO2 है, और यहां पे O- और यहां NO2 है, ठीक है। अब हमने कंजुगेट बना दिया इसका,
अब कंजुगेट बनाने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि इसका स्टेबिलिटी कहां है। तो ये NO2 क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और इसके पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन से क्या लगेगा, -m, यानी इसको हेल्प कर रहा है। अब ये जो खींचेगा, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था ग्रुप पे हम डिसाइड कर रहे थे अब ये जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन वो -m से नहीं खींचेगा। अगर -m से खींच रहा होता तो ऑर्थो पे खींचता और पैरा पे खींचता, लेकिन ये जो O- है इसके तो मेटा पे लगा हुआ है, ये इसका ऑर्थो है और ये मेटा है और ये मेटा है और ये पैरा है। तो ये जो यहां से नहीं खींच पा रहा है तो इसको हम -m नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे होता है, जबकि जो ग्रुप प्रेजेंट है वो मेटा पे प्रेजेंट है, तो उसका इफेक्ट वहां नहीं जाएगा। तो फिर ये किसके थ्रू खींचेगा, हाँ खींचेगा -I के थ्रू। तो इस ग्रुप को बोल देंगे इसके ऊपर -I लग रहा है, ये चीज ध्यान देना है। इसको +m नहीं बोलेंगे, क्योंकि -m का इफेक्ट कहां होता है, ऑर्थो और पैरा पे होता है, और ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो इसका इफेक्ट जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन वो इस पे नहीं होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे हेल्प कर रहा होगा, तो ये खींच रहा होगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक -I भी दिखाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स -I के थ्रू खींच रहा होगा। तो ये -m और -I कहने से क्या फायदा है, तो अभी बता रहा हूं उसका क्या बेनिफिट्स है। ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा खींचेगा, ये कम हेल्प करेगा। इसमें तो कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं, नॉर्मल ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका मतलब सबसे अच्छा कौन होगा, B, उसके बाद क्या होगा C, देन A, B, C और A होगा। सबने आंसर किया है B, C, A। अब ध्यान देना, अब यहां मैंने ऑर्थो और मेटा पे लगाया, पैरा पे नहीं लगाया था। अब देखो पैरा पे लगाते ही इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहां पर OH है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, यहां NO2 लगा दिया मैंने, NO2 लगा दिया, ठीक है, ये D ऑप्शन हमने लिया। ध्यान से सुनना, मैं 3 समझा चुका हूं, चौथा कैसे समझा रहा हूं। अब यहां पर ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां से O- बना दो, तो हमारा चौथा जो है ये है OH और यहां NO2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, किसके थ्रू खींचेगा, -m के थ्रू खींचेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन होगा B में और D में, B और D में प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि ये भी जो खींच रहा है वो -m से खींच रहा है और ये भी -m से खींच रहा है, और -m डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। ये जो -m है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, ये -m जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। जितना वो ऑर्थो से खींचेगा उतना ही वो पैरा से खींचेगा, ये इसके ऑर्थो से जितना खींचेगा उतना ही वो पैरा से खींचेगा, क्योंकि रिजोनेंस कराते समय ये जो ग्रुप है -m जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहां से वो 100 इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो यहां से भी वो 100 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये तो दोनों समझ में आया। तो इसका -I भी हम देख रहे हैं, -I हम देख रहे हैं, इसका भी -I देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कायदे से बात करें तो -I ये पास में है, क्योंकि -m और -m तो दोनों में मिल गया हमें, तो -I बचा हुआ है, क्योंकि ये रिजोनेंस के थ्रू इंडक्टिव ही तो लगा रहा होगा, थोड़ा सा इंडक्टिव। हाँ, हम बार बार रिजोनेंस क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्टिव का वैल्यू बहुत कम होता है और रिजोनेंस का वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए हम बार बार रिजोनेंस का नाम ले रहे हैं, यानी -m का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे -I के थ्रू भी खींच रहा है, लेकिन -I का पावर इतना कम है कि इसको हम नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि -I नहीं लग रहा है, लग रहा है, यहाँ भी -I लग रहा है और यहाँ भी -I लग रहा है, और -m और -m दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा जो डाउट आएगा और B और D में आएगा, बाकी में डाउट नहीं आएगा। B और D में हमारा डाउट आने वाला कि B को पहले लिखे कि D को पहले लिखे, यही हमारा डाउट है। तो यहां पर अब -I डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो ये पास वाला जीतेगा, पास वाला ज्यादा स्टेबल करेगा, लेकिन तुरंत एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे अगर -I देखते तो मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स -m ने खींचा, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स -m ने खींचा, दोनों में इक्वल खींचा है। -I पास में है तो 40 इलेक्ट्रॉन्स खींचा, तो यहाँ -I दूर में है तो 20 इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये कुल मिला के 120 इलेक्ट्रॉन खींच दिया और ये कुल मिला के 140 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो स्टेबल यहां हुआ ना।
तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी, लेकिन ये तुरंत आंसर गलत हो जाता है, यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर है क्यों, ये आंसर ये आना चाहिए था, क्योंकि यहां पर दोनों इफेक्टिव -I डोमिनेटिंग हो जा रहा है, 40 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 120 ही खींच पा रहा है और 140 खींच रहा है, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए था, लेकिन ये गलती है। तो गलती क्यों है, अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट इनऑर्गेनिक आ जाएगा, NO2। NO2 जो है इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो इसका H+ जल्दी लूज ही नहीं होता है। हम यहां चेक कर रहे हैं लाके, तो यहां लाके तब चेक करेंगे ना जब ये लूज करेगा, तो ये पहले केस में लूज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन किसके बीच में है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसके अंदर ये जल्दी से H+ यहां से यहां जाना जल्दी चाहेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो सर हम कहां फिर लिखे इसको, क्या और मेटाला से भी पीछे लिखेंगे, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन कम होके भी मेटा से ज्यादा रहेगा, यानी यहां ऑप्शन हो जाएगा बी पहले जाएगा, डी होगा, सी होगा, ए। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब ये नहीं कि वो मेटा वाला से भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, नहीं, मेटा वाला से ज्यादा होगा। बस डिफरेंस कहां आएगा, ऑर्थो पकड़े कि पैरा पकड़े, ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम यहां बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तुम क्या पकड़ो, पैरा पकड़ो, तो पैरा देन ऑर्थो देन मेटा देन ए जो है ये वाला है। तो ऑर्थो कौन जीत गया, ऑर्थो जीता कि पैरा जीता, तो हम बोलेंगे पैरा जीता। क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। फिर ऑर्थो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के मतलब ये नहीं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा से भी कम हो जाएगा, नहीं, ऑर्थो और पैरा में अगर हम कंपेयर करें तो रियल में जीत कौन रहा था, ऑर्थो, लेकिन जीत कौन गया, पैरा। फिर नॉर्मल जो ये है, ये आपने बोला है, ये क्लियर समझ में आ गया सबको कि ऑर्थो और पैरा में नॉर्मल कौन जीत रहा था, नॉर्मल जीत रहा था ऑर्थो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, क्योंकि जल्दी से H+ लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब ये नहीं कि मेटा से भी कम हो जाए, नहीं, मेटा से ज्यादा रहेगा। ओके, इसको कंसेप्ट को राइट डाउन, ठीक है। अगर ऐसा कैसे जा जाए कि ऑर्थो और पैरा में किसको जीता है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो तो ऑर्थो को जिताना है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो पैरा को जिताना है, बस इतना ध्यान रखना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो किसको जिताओगे, पैरा को, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने तो किसको जिताओगे, ऑर्थो को, ऑर्थो पैरा देन मेटा। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि यहां -I भी लग रहा है ना, -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये पास से ज्यादा खींच लेगा इसको। क्लियर हो गया पॉइंट से। फिनाइल पहले देखेंगे, फिनाइल के बाद हम कार्बोनिक एसिड देखेंगे, बेंजोइक एसिड देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा OH, और यहां रहा एक अभी A है, अब ये हमारा रहा, ये मैं ऑर्थो से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑर्थो, और ये रहा हमारा मेटा, ठीक है, याद रखना नहीं है, लॉजिक, ठीक है, OH और यहां ऑर्थो। अब मुझे बताओ ABCD में, सोच के बताओ आराम से, पहले इस ग्रुप को डिसाइड करो कि ग्रुप करता क्या है, कहां कहां इफेक्ट डालेगा, कौन कौन इफेक्ट डालेगा, 3 लॉजिक सोचना है। तो आपको इसमें ABCD में ये बताओ मेरे को कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, सीक्वेंस बताओ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इतना इंपॉर्टेंट है ये सब कि जेई या नीट में हर साल इसमें आना तय है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आना तय है। और लॉजिक एक बार क्लियर हो गया तो कैसा भी एग्जांपल्स दे हम बना ले जाते हैं। चलो आंसर आ गया,
पहले आप डिसाइड करो कि ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप क्या करेगा, इस ग्रुप के बारे में सोचो ये क्या करता है। फिर जब परेशान कर रहा है या इसको हेल्प कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स देने का भी काम कर रहा है तो किसके थ्रू देने का काम कर रहा है। और एक चीज में ध्यान रखना, ये टॉलिन के केस में यही CH3 है ना, ये बार बार एग्जांपल्स आएगा, इसलिए आप ध्यान में, ये जितना एग्जांपल्स हम करेंगे ना तो ध्यान में सब ध्यान में आ जाता है कि कौन क्या करता है, तो एग्जांपल्स करने से प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब ये टॉलिन के केस में यहाँ हाइपर, यहाँ H+ बाहर निकल जाता है और ये माइनस, बताओ जब माइनस आएगा तो रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, क्योंकि जब रिजोनेंस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, इस दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो रिंग पे क्या आ गया, माइनस। तो याद रखना टॉलिन के केस में CH3 रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है और उसको बोल देंगे +H है, यानी देने का काम कर रहा है, हाइपर के थ्रू दे रहा है वो, किसके थ्रू, दिस वन इज कॉल्ड हाइपर, ये सिखा चुका हूं। तो याद रखना टॉलिन के केस में यहां पर, या लिख लो, टॉलिन के केस में ये रिंग को एक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी CH3 इस रिंग को देगा और दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, और किसके थ्रू देगा, ये भी ध्यान रखना है, तो किसके थ्रू देगा, हाइपर के थ्रू देगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देगा। क्यों हमें ये चीज बोलना जरूरी है, क्योंकि एक जगह रिजोनेंस के थ्रू देगा और एक जगह हाइपर के थ्रू देगा, तो हम रिजोनेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका पावर ज्यादा है देने का। तो टॉलिन के केस में रिंग को निगेटिव आता है, तो एक चीज एग्जांपल्स पे ध्यान रखने का, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट यहां लगाना पड़ेगा हमें। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसका कंजुगेशन बनाते हैं। तो इसका कंजुगेशन अगर हम बनाएं तो कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या, इसीलिए मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को दिया हूं कि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो पे नहीं बनेगा। अब ये जो है माइनस और ये CH3 है, ठीक है, इसका मैंने कंजुगेशन बना दिया, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा वो भी हम एग्जाम्पल्स करते करते देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, +H के थ्रू देगा, और +H भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि रेजोनेंस के जैसा ही होता है। तो H कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स देगा, कहाँ कहाँ, ऑर्थो पे देगा और पैरा पे देगा, यहां देगा, ऑर्थो पे देगा और पैरा पे देगा, तो इसको और हेल्प नहीं कर रहा और परेशान कर रहा है, क्योंकि ये परेशान है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको और ये दे के परेशानी में डाल रहा है, ठीक है। अब ये इसको देने का काम कर रहा है, तो कहां दे रहा था, इससे पहले वाला जो एग्जांपल्स लिया था हमने वो खींच रहा था, तो हेल्पफुल था, ये हेल्पफुल नहीं है, ये इसके दुश्मन है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये कहां कहां देगा, ऑर्थो को देगा और पैरा को देगा। ये जब देगा ऑर्थो और पैरा को, तो यहां पर ये मेटा है, बरोबर है, यहां पर क्या है, मेटा है, यहां पर ये मेटा है, तो यहां पर ये इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि +H का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे होता है, ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो मेटा पे है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब परेशान ज्यादा नहीं होगा, ये देने का काम कर रहा है, और ये +H इसके ऑर्थो पे ही है, यानी +H ये देने का काम करेगा, ये +H देने का काम करेगा। तो +H वाला तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, चलो 100 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिया, तो ये भी 100 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये देने का काम नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छा खासा स्टेबल कौन है, ये है, क्योंकि इसको परेशान करने वाला कोई है ही नहीं, तो मोस्ट एसिडिक ए हो गया, ये तो बाहर कर लो। अब उसके बाद हम 3 में सेलेक्ट करेंगे, ये +H ऑर्थो पे है, ये पैरा पे है, और ये इसके ऑर्थो पे, और ये इसके मेटा पे है, तो इसको ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, ये इसको परेशान ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो यहाँ ऑर्थो वाला मेटा वाला जीतेगा, क्योंकि देने वाला के केस में मेटा वाला जीतेगा, खींचने वाला के केस में ना मैं बताया था ऑर्थो वाला पैरा वाला में कि ऑर्थो वाला ज्यादा जीतेगा, इसमें इसलिए बोला रटने की जरूरत नहीं है, देने वाला के केस में मेटा वाला जीत जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा इसको परेशान नहीं करेगा। देन अब हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा में।
ऑर्थो में ये ऑर्थो है और ये पैरा है। अब यहां पर ये प्लस H 100 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया और 100 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्लस I, क्योंकि CH3 एक और काम करता है, प्लस I का भी काम करता है, और प्लस I यहां भी करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा किसके थ्रू? प्लस I के थ्रू। लेकिन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये प्लस I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये इसके पास में है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दूर है तो 20 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कुल मिला के ये कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 120 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए अच्छा बात नहीं है, और ये कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 150 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसकी परेशानी ज्यादा बढ़ गया, तो बढ़ गया इसके मतलब कौन जीत गया? पैरा, देन ऑर्थो। तो मेटा, देन पैरा, देन ऑर्थो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और पैरा, बी और लास्ट में ऑर्थो हो जाएगा डी। ए सी बी डी। बहुत जनों को आया अभी आंसर ए सी बी डी। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, प्लस आई अमित गुप्ता, प्लस आई भी दिखाएगा। तो प्लस आई कब चेक करेंगे? प्लस आई स्टार्टिंग में नहीं चेक करेंगे, ध्यान रखना। कैसे चेक करेंगे प्लस आई? पहले हाइपर चेक करेंगे ना। जब हाइपर दोनों में सेम हो गया तब हम प्लस आई के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा रास्ता नहीं है चेक करने वाला। तो ये बोलोगे सर ये प्लस आई से भी इंडक्टिव पहले चेक मत कर लेना, क्योंकि इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल कौन है? हाइपर। तो पहले हम हाइपर देखेंगे तब इंडक्टिव देखेंगे, बरोबर है क्या? नहीं कि NO2 लग गया तो हम सर NO2 तो इंडक्टिव देखा जाता है ना। नहीं, अगर NO2 वहां रेजोनेंस प्लस M है कि माइनस M है, पहले वो चेक करो, तब H चेक करो, तब प्लस I चेक करो, क्योंकि पावरफुल कौन है? रेजोनेंस या इंडक्टिव है, सॉरी मेजोमेरिक है। तो ये नहीं बोलेंगे सर ये प्लस आई, पहले प्लस आई चेक करो। तो प्लस आई स्टार्टिंग में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि प्लस आई का देने का पावर कम है, जबकि हाइपर के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर पहले चेक करना है, विच वन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर वो डोमिनेटिंग फैक्टर सेम हो गया तब नेक्स्ट पीछे आना है। तो पहले आप हाइपर चेक कर, मेजोमेरिक नहीं तो हाइपर। और ये एग्जांपल्स करते करते समझ में आ जाता है कि हमें क्या चेक करना है। टॉलिन के केस में हाइपर ही बार बार लगेगा। ये क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? तो एक हमने एग्जांपल्स लिया, कैसा? एक एग्जांपल हमने लिया इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला, और एक इलेक्ट्रॉन्स हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन्स देने वाला। अब हम, और उससे पहला वाला एग्जांपल्स हमने क्या लिया था? सारे पैरा पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगाया था, तो वहां केवल पावर चेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो पहला एग्जांपल हमने तीन क्वेश्चन हमने किया, तीनों कंसेप्ट अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं अगर फिनॉल लगा दूं और यहां पे लगा दूं CH3, ध्यान देना आप, CH3, और यहां पे मैं लगा दूं, चलो एक फिनॉल में ले रहा हूं, नॉर्मल फिनॉल ले रहा हूं, केवल फिनॉल ले लिया, CH3 लगा लिया। अब यहां NO2 लगा दूं मैं, और यहां पे लगा दूं OH, और यहां पे लगा दूं O-, और यहां पे लगा दो CN, या ऐसा करता हूं यहां CN लगा देता हूं, यहां पे लगा दो OH, CHO लगा देता हूं। ठीक है, अब बताओ मेरे को ABCDE में, ABCDE में, अब इस क्वेश्चन में ये देखना आसान हो जाता है। अब इसमें केवल ये केवल चेक किया है, इसमें पोजीशन वगैरह कुछ नहीं चेक कर रहा है। अब ये बस चेक करना है कि इसको हेल्प कर रहा है या इसको परेशान कर रहा है। और जब हेल्प कर रहा है तो किसके थ्रू हेल्प कर रहा है? दो ही काम करना है, ये ग्रुप के बारे में आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि ये इसको हेल्प कर रहा है या परेशान कर रहा है। तो हेल्प कर रहा है या परेशान है, यानी प्लस M है या माइनस M है, प्लस H है या माइनस H है, प्लस I है या माइनस I, ये तीनों में से आपको डिसाइड करना है। उसके अनुसार से इसको परेशान कर रहा है या इसको हेल्प कर रहा है, ये चेक करना है आप। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा ABCDE में?
फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन वाला बता रहा हूं, वो फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में थोड़ा सा उसमें रेजोनेंस के अलावा -I भी चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर -I आ जाता है क्लोरोबेंजीन में, तो थोड़ा अलग से उसको कराते हैं हम। चलो आंसर आ गया। चलो ये बताओ इसको किस तरह से, पहले कंजुगेट बना दो। पहले हमने कंजुगेट बना लिया, सबको H को हटा लिया और हमने कंजुगेट बना लिया। अब इसके बारे में सोचेंगे, ये अब क्या करता है, इसको ये परेशान करेगा +H के थ्रू, परेशान कर रहा है। ये इसको हेल्प करेगा किसके थ्रू, -M के थ्रू। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड है, मैं आपसे बोला था कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, तो ये -M के थ्रू क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये CHO है, C डबल बॉन्ड, ये H है, तो ये H तो रिलीज नहीं होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये H रिलीज होगा, ये H रिलीज नहीं होगा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, खींचने का काम करता है, डबल बॉन्ड वाला खींचने का काम करता है, बरोबर है। अब मुझे बताओ यहां पर ये रेजोनेंस के थ्रू, हाइपर के थ्रू खींच रहा है, हाइपर के थ्रू खींच रहा है, और ये मेजोमेरिक के थ्रू खींच रहा है, तो हाइपर चुनोगे कि मेजोमेरिक चुनोगे, किसका पावर ज्यादा है खींचने का, तो हम बोलेंगे मेजोमेरिक का ज्यादा है। और हाइपर से खींच के, ये हाइपर से खींच नहीं रहा है और दे रहा है इसको, ये तो परेशान कर रहा है। अब ये भी बताया मैंने, हाइपर के थ्रू ये खींचेगा नहीं, ये देगा, तो ये परेशान हो गया, यानी ये तीनों हेल्प किया, यानी C, D और E अच्छा खासा एसिड है, और ये उसके बाद A होगा, उसके बाद ये B होगा। अब डिसाइड करना होगा हमें C, D और E में। अब यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कैसे करेंगे, तो पावर लेके आएंगे, किसका पावर ज्यादा है। अब बताओ NO2 का पावर ज्यादा है, उसके बाद किसका है, CHO का पावर ज्यादा है या CN का पावर ज्यादा है, CHO का पावर ज्यादा है या CN का पावर ज्यादा है, या तीनों में बताओ, तीनों में से किसका पावर ज्यादा है सबसे खींचने का, तगड़े से कौन खींचता है। तीनों में सीक्वेंस मैंने लिखवाया हूं, तीनों में देख के बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, CN खींचेगा या NO2 खींचेगा या CHO खींचेगा। NO2 सबसे ज्यादा पावर किसका है, NO2 का, देन CN का, फिर होता है SO3H का, और देन होता है CHO का। ये हमारा सीक्वेंस होता है। SO2 आ रहा है, ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो ये इसको बहुत ज्यादा पावर से खींचेगा, यानी इस तीनों में डिसाइडिंग कौन करेगा, पावर। तो किसका पावर ज्यादा है, NO2 का, यानी C ऑप्शन, देन CN वाला, देन E, देन A, देन B। तो इस तरह से लॉजिक आपको ढूंढना है, C, D, E, A, B। ठीक है, आंसर क्या भेजिए आप, C, D, E, A, B आया आंसर आप लोगों को। ओके, तो ये रटने के चक्कर मत रहना, इसको लॉजिक ढूंढना, और एक ही लॉजिक है कि वो ग्रुप के बारे में पहचानना है कि वो ग्रुप क्या करता है। पहले उस ग्रुप से फेमिलियर हो जाओ कि वो ग्रुप क्या करता है, +M है कि -M है, ये क्या है तीनों में, उसके बाद वो डिसाइड करो कि वो उसके किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन इस दोनों में मैटर करता है, पोजीशन जो है इस दोनों में मैटर करेगा, इस दोनों में मैटर होगा पोजीशन। पोजीशन ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसके पोजीशन में मैटर करेगा, ऑर्थो पे दे रहा है कि पैरा पे दे रहा है, ये कि मेटा पे दे रहा है, तो मेटा वाला को नहीं ज्यादा देता है, खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, और देगा तो ऑर्थो और पैरा को देगा, ये याद रखना।
यानी परेशान करेगा, हेल्प करेगा तो ऑर्थो और पैरा से हेल्प करेगा, और जब परेशान करेगा तो ऑर्थो और पैरा को परेशान करेगा। मेटा वाला पे ओ नहीं करता है कुछ भी। ठीक है, चलो क्लोरीन वाला बताऊंगा अभी। तो पहले अभी एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बता दिया मैंने, एक -m वाला बता दिया, एक +m वाला बता दिया, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो क्लोरो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम स्टार्ट करेंगे अभी बेंजोइक एसिड का। ठीक है, बेंजोइक एसिड का तो हेडिंग डालना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बरोबर, ध्यान देना। अब पहले इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है, लेकिन अब मैं अभी ऑर्थो इफेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ही मैं ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ये बेंजोइक एसिड पढ़ाते पढ़ाते मैं ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, ये पढ़ाते पढ़ाते मैं अब मैं यहां ऑर्थो पे नहीं दे रहा हूं। मुझे बताओ ABC में किसमें ज्यादा रेजोनेंस, किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? फिफ्थ में हाइपर क्यों नहीं होगा? फिफ्थ में क्या था? CHO था। हाँ, CHO था ना। ठीक है, डाउट है कि इसमें हाइपर क्यों नहीं होगा। हाइपर बताया था कैसे होता है ना, कैसे होता है हाइपर? हाइपर का कंडीशन क्या बताया था? यहां पे बोलो कि हाइपर होगा, यहां वाला ये डबल बॉन्ड है और उसके डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ना। ठीक है, ये बगल वाला कार्बन है, बाजू वाला कार्बन पे ये अल्फा H है। ये टूटेगा, टूटेगा तो ये H+ हो जाएगा, ये माइनस होगा ना। तो मुझे ये बताओ, ठीक है हाइपर होगा, नो डाउट हाइपर हो जाएगा, सही बोल रहे हो, हाइपर होगा। इसमें C डबल बॉन्ड O और H, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर कार्बन है और इसके बाजू वाला पे हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, हाइपर अब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रिजोनेंस भी हो रहा है, +m भी है, यानी हाइपर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी +H के थ्रू देगा, और यहाँ रिजोनेंस हो रहा है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, होगा ना। तो कौन ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा? कौन ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा? H वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, या ये खींच रहा है ना -m है, या -m वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होगा? तो एक जगह हाइपर हो रहा है और एक जगह मेजोमेरिक हो रहा है, तो किसको हम डोमिनेटिंग, कौन ताकतवर, कौन है स्ट्रॉन्गर, कौन है? रिजोनेंस, मेजोमेरिक ताकतवर है, तो इसीलिए हम हाइपर का नाम नहीं ले रहे हैं। ताकतवर जो होगा उसी का नाम लेंगे, चाहे वो देने का काम करे या खींचने का काम करे। हाँ, ये इसीलिए तो इसका पावर कम हो गया था, CHO का CN से पावर कम हो गया था। CN के पास इलेक्ट्रॉन्स खींचने का पावर ज्यादा है, जबकि CHO के पास पावर खींचने का कम क्यों है? CHO के पास पावर खींचने का कम क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा बहुत हाइपर के थ्रू दे भी रहा है, लेकिन ये दे रहा है और खींच भी रहा है। तो कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे? मेजोमेरिक। तो डोमिनेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा मेजोमेरिक, बराबर है। ये
डाउट क्लियर हुआ? इसीलिए तो उसका वो डिसाइड किया गया कौन पावर, कि किसका पावर ज्यादा है देने का, किसका पावर कम है खींचने का। सोहम, क्लियर हो गया? ओके, चलो इसमें आंसर भेज दिए तुम लोग, ACD। चलो मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा ध्यान देना, ये OH फिनॉल से थोड़ा अलग है। ये है, ये H+ रिलीज कर देगा, और ये H+ रिलीज। पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं। अब ये यहां पर है, पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। अब ये परेशान है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये रिजोनेंस में है, डबल सिंगल और निगेटिव, ये भी उतना ही रिजोनेंस में है, डबल सिंगल और निगेटिव कंजुगेशन में, डबल सिंगल निगेटिव कंजुगेशन में, ठीक है। यानी सब कुछ सेम है, इस ग्रुप को हटा दे तो जो रिजोनेंस यहां होगा, रिंग यहां भी है, रिंग यहां, यानी यही डिसाइड करेगा। अब ये माइनस यहां है, तो ये रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, -m के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये ग्रुप पे क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है। तो ये खींचेगा तो इसको थोड़ा सा दूर से हेल्प होगा, डायरेक्टली हेल्प नहीं होगा लेकिन ऐसे हेल्प होगा। यानी ये यहां पर ये खींच रहा है, इसको थोड़ा प्लस दिखेगा तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब ये इसके मेटा पोजीशन पे है, और ये कहां से खींचेगा, ऑर्थो से और पैरा से। यानी ये खींचेगा तो सही, लेकिन -m वाला पावर इसका काम नहीं करेगा, -m वाला पावर इसका काम नहीं करेगा, यहां -I वाला पावर काम करेगा। क्योंकि -m वाला पावर कहां काम करता है, ऑर्थो और पैरा पे, और इसके मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पोजीशन पे होने की वजह से ये -I वाला पावर काम करेगा, तो हेल्प तो करेगा लेकिन -I के थ्रू, और ये हेल्प करेगा -m के थ्रू। तो कौन ज्यादा हेल्प किया, ये, क्योंकि -m ज्यादा है -I के थ्रू, और ये तो हेल्प हो नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा खासा कौन हो जाएगा, B, देन C, देन A, BCA हमारा आंसर होगा, BCA हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत जन ने भेजा भी है BCA, ये क्लियर हो गया BCA। अब ध्यान दो, इसमें एक स्पेशल केस होता है, हमारा आंसर यही होगा। अब मैं तुम्हें इसमें डिटेल में लेके जा रहा हूं, क्या डिटेल में लेके जा रहा हूं, मैंने ऑर्थो पे दिया और मेटा पे दिया, पैरा पे दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, दे रहा हूं पैरा पे, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इसी के लिए हम पढ़ते, अब ध्यान दो, यहां पर ये माइनस यहां है, और फिनॉल में माइनस यहां था, फिनॉल में माइनस यहां था, डायरेक्टली खींच रहा था, जो प्लस वाला था वो डायरेक्टली खींच रहा था, प्लस माइनस में बॉन्ड भी बन जाता। लेकिन ये तो माइनस यहां है, हम कह रहे हैं कि इतना दूर से इसको स्टेबल करेगा, इतना दूरी पे है। तो ऐसा माना गया है कि अगर रिजोनेंस, ये निगेटिव केवल इतना ही दूर में अगर रिजोनेंस हो, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, केवल इतना ही दूर में अगर रिजोनेंस हो, डबल सिंगल और नेगेटिव कंजुगेशन केवल इतना ही दूर में हो, इसको अगर इस रिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सेम एटम्स के बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस होना बहुत अच्छी बात है, और वहां पर स्टेबिलिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। ये खींचने वाला कितना भी लगा रहे, यहां पर ये जो है, जो कंजुगेशन है वो रिंग के साथ भी है और इसमें भी है। इस केस में ये जो कंजुगेशन है डबल सिंगल और नेगेटिव, इसके साथ भी है और रिंग के साथ भी है। कैसे, डबल सिंगल डबल, तो ये रिजोनेंस होगा तो यहां भी इफेक्ट डालेगा ना, ये नहीं है नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में, डबल सिंगल और डबल, तो जब ये रिजोनेंस होगा तो माइनस और यहां प्लस, तो यहां भी तो इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली तो इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के वजह से कंजुगेशन में इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि रिंग में इसका कंजुगेशन हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो इसमें स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है इसके अंदर, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। कब? जब केवल इसी के अंदर रेजोनेंस होगा तब, रिंग के साथ कोई लेना देना उसका नहीं होगा तब इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। और होता क्या है, ये जब इसके साथ रेजोनेंस करवाता है तो रेजोनेंस करवाते समय ये प्लेन, एक ही प्लेन में रेजोनेंस होता है, हमने पढ़ाया भी था रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? एक प्लेन में होता है। अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप एक प्लेन में नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। अब होगा क्या, जैसे ही यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस है, जैसे ही यहां पर NO2 लगेगा, NO2 लगेगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर हम ऑर्थो इफेक्ट पे आ जाएंगे। जैसे ही हम NO2 लगेगा, ये ग्रुप जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये रिंग के जैसे है। अब ये ग्रुप ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तब रेजोनेंस हो रहा है। जैसे ही NO2 लगा, ये तुरंत पलटी मार दिया, ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला गया। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा, अब इस दोनों के बीच में रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये घूम के ऐसे चला गया है, ये हमारे आंख के तरफ आ गया, ये आंख से दूर चला गया, ये पलट जाता है ऐसे। अब ये प्लेन में है दोनों, ये दोनों प्लेन में। जैसे ग्रुप लगेगा, ये बल्कि ग्रुप, उसके इफेक्ट बताएंगे हम अलग से, जैसे ये लगेगा वैसे ही ऐसे पलट जाएगा ये, और उस केस में ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से उसमें रेजोनेंस होना बंद हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन में रेजोनेंस नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन इसके हम अलग से एक्सप्लेनेशन देंगे। यहां पर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। तो ये ग्रुप जो होता है, यहां ग्रुप लगने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अब आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से अब ये रेजोनेंस जो है इससे कट जाता है, मतलब इसका लेना देना इससे नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस एक प्लेन में होता है। और ये जब आउट ऑफ प्लेन जाता है, इसका रेजोनेंस इस रिंग से लेना देना बंद हो जाता है। उस केस में रेजोनेंस तो होगा, लेकिन रिंग के साथ नहीं होगा। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो केवल रेजोनेंस इतना ही दूर में होगा, और इतना दूर में होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके अंदर आती है। यानी कोई ग्रुप लगे या ना लगे, अगर ये केवल आउट ऑफ प्लेन चला जाए तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इतना ही दूर में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बीच के सेम एटम के बीच में, सेम एटम के बीच में रेजोनेंस होता है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा कर दे कि इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाने के लिए हम कोशिश करें कि आउट ऑफ प्लेन चला जाए, तो आउट ऑफ प्लेन ले जाने के लिए यहां पर एक बल्कि ग्रुप लगाना पड़ेगा। और जैसे ही बल्कि ग्रुप लगाएंगे, इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो रिंग से कट जाएगा, और इतना ही दूर में इसको कंजुगेशन मिलेगा, और उसके वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा। और उस केस में चाहे तुम कितना भी ये पकड़ के चलो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ना बने, उस केस में इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा गिर जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम COOH ले और NO2 ले, अगर तुम बोलोगे सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से बाय डिफॉल्ट D वाला सबसे ज्यादा इफेक्ट एसिडिक हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। हालांकि मैं ऑर्थो इफेक्ट अलग से पढ़ाऊंगा, बस यहां पर ऑर्थो, मेटा और पैरा, सॉरी ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये ऑर्थो वाला थोड़ा सा इफेक्ट बताया कि ऑर्थो पे रहेगा तो क्या होगा। हम ऑर्थो वाला यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। तो ये ऑर्थो इफेक्ट कहां देखा जाता है, किसके लिए देखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे सब। किस ग्रुप में आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, कहां नहीं जाएगा, वो सब हम अलग से देखेंगे, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट यही होता है। तो थोड़ा सा ऑर्थो इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, कहां कहां होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो सब भी बताएंगे कि ऑर्थो इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। वो अलग से टॉपिक लेंगे हम, इसके लिए 2 लेक्चर लगेंगे उसमें। समझ में आ गया, क्लियर? तो हम कल आपको स्टार्ट करेंगे ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, यहीं से जहां मैं छोड़ रहा हूं कल स्टार्ट करेंगे ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऑर्थो इफेक्ट कब चेक किया जाता है, कहां चेक किया जाएगा, अब आउट ऑफ प्लेन ले जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो कल हम देखेंगे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो।